हेलो बेटा। चलिए हम लोग अभी 12th का मैट्रिक्स देखने वाले हैं। 11 के अंदर जितना भी पढ़ा है आप लोगों ने वो सारी एलिमेंट्री चीज़ें हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैट्रिक्स के अंदर पढ़ी जाती है इस लेवल पर वो ये है कि आप लोगों को दिए गए मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना आना चाहिए। ठीक है। तो कैसे किस तरीके से इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकाला जाता है, ये इसके इर्द गिर्द ही पूरा टॉपिक घूमता है हमारा 12th वाला जो मैट्रिक्स है। ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या स्टडी करना है मैट्रिक्स के अंदर? इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स। अब आप लोग जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने जा रहे हो वो सारे स्क्वायर मैट्रिक्स रहने वाले हैं। ठीक है। तो हमें इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना है और उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स है। देखिए ये पूरा टॉपिक जो है इसी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, दिए गए मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना। जिस भी बच्चे को ये इन्वर्स निकालना आ गया तो फिर उसको ये टॉपिक के अंदर की सारी चीज़ें आ जाएगी। पूरा का पूरा टॉपिक बस इस टॉपिक के इर्द गिर्द घूमता है। अब इन्वर्स निकालने की आपके पास दो तरकीबें हैं। एक तो आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके निकाल सकते हो। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज कर सकते हो जिसके अंदर रो एंड कॉलम रहेगा, रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। और दूसरी तरकीब है आपके पास कि आप इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हो बाय एडजॉइंट मेथड। ठीक है, बाय एडजॉइंट मेथड। तो दोनों भी, अब यहाँ पर चीज़ ऐसी है कि आपको दोनों भी मेथड्स पता होनी चाहिए कि कैसे यूज़ की जाती है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि इनवर्स निकालना। अब आपको रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी आनी चाहिए और एडजॉइंट मेथड भी आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो इस टॉपिक का पार्ट है वो है आपको लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है मैट्रिक्स का यूज करके। तो उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड्स है, एक है रिडक्शन मेथड एंड दूसरी है इन्वर्जन मेथड। ठीक है। तो रिडक्शन मेथड में काम आता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड इन्वर्जन मेथड में आपको इन्वर्स निकालने आना चाहिए मैट्रिक्स का। तो मतलब इन्वर्स फाइंड आउट करके फिर आगे प्रोसीड किया जाता है। और बस इतने कॉन्सेप्ट ऊपर ये टॉपिक खत्म हो जाता है। तो बेटा एक बात ध्यान में रखना है, मैट्रिक्स का बोर्ड एग्जाम वाला अप्रोच कंप्लीटली डिफरेंट है एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला अप्रोच कंप्लीटली डिफरेंट है। इसके ऊपर जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो ज़्यादातर प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज आती है, एडजॉइंट की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज है। तो उन प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बोर्ड के अंदर जो पूछा जाएगा तो वो सब्जेक्टिव वे से रहेगा। तो बोर्ड वाला अप्रोच कम्प्लीटली डिफरेंट है और सीईटी का अप्रोच कम्प्लीटली डिफरेंट है। सीईटी में या फिर जेई के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट तो ये सारे पता होने चाहिए, लेकिन वहाँ पर प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ठीक है। तो मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि बोर्ड के अंदर जो आप एज ए एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हो तो उसका जो नतीजा निकलने वाला है वो प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहोगे तो। ठीक है। तो अभी हम सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज देखने वाले हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड सारी चीजें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखिए जब आपको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ रहता है तो उस मैट्रिक्स के अंदर रो ट्रांसफॉर्मेशन किस किस तरीके से हो सकता है। ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8 9 एक 3 by 3 का मैट्रिक्स दिया है। ठीक है। और मुझे ये मेरा R1 है, दिस इज रो 1, दिस इज रो 2 एंड दिस इज रो 3। हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो रो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कब काम में आ सकता है आपको? तो मैट्रिक्स में जब आप इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हो तब आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब करना क्या है बेटा? तो देखिए जब हम आगे जो भी कुछ सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर आपको
हो सकता है कि जरूरत पड़े कि जो उन्होंने फर्स्ट रो के अंदर जो एलिमेंट्स दिए वो आपको थर्ड रो के अंदर चाहिए होंगे, तो आपको ये करना पड़ सकता है कि R1 और R3 का आपको जगह बदलना है, उनकी पोजीशन चेंज करनी, मतलब जो R1 यहाँ पर लिखा है उसको आपको R3 में ले जाना है। तो इस चीज को आप कैसे दिखाएंगे? सो देखिए ये नोटेशन है उसका, डबल हेडेड एरो देना है, R1 चेंजेस विथ R3, ठीक है। इसको पढ़ेंगे कैसे, R1 चेंजेस विथ R3। तो जब आपका ये दिया हुआ मैट्रिक्स था और आपने इस मैट्रिक्स के अंदर ये रो ट्रांसफॉर्मेशन किया है, आपको ये चेंज चाहिए था जो आपने इस प्रकार से नोटेशन दिया, तो इस जब आप दिए गए मैट्रिक्स के नीचे ये लिखते हो तो इसका मतलब क्या है, ये मैट्रिक्स अब इस हिसाब से चेंज होके नीचे आने वाला है। तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा दैट विल बी इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो पहले मैट्रिक्स से इक्वल नहीं रहेगा, इक्विवेलेंट रहेगा। इसलिए मैं अब इसके बाद में इक्वल साइन कभी नहीं दूंगा, मैं साइन जो दूंगा वो इक्विवेलेंट वाला दूंगा, ठीक है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या, वो इसी से ऑब्टेन हो रहा है बाय डूइंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो नया मैट्रिक्स लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, तो R1 की जगह पर R3 को लिखेंगे हम लोग 7 8 9, 4 5 6 का पोजीशन एज इट इज है, और नीचे आएगा 1 2 3। तो ये एक तरीके का रो ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि कोई भी रो आप दूसरे रो के साथ में एक्सचेंज कर सकते हो, और उसके लिए आपको नोटेशन इस तरीके से लिखना है। अगर आपको R2 को R3 के साथ में एक्सचेंज करना है तो नोटेशन लिखेंगे इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन याद रखना रो को कॉलम के साथ में ट्रांसफॉर्म नहीं किया जाता, मतलब आप R1 की जगह पर C1 नहीं लिख सकते, ठीक है ना, ऐसे नहीं कर सकते। रो का ट्रांसफॉर्मेशन रो के साथ ही होगा, कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम के साथ ही होगा। अब बेटा मान लो कि आपको कुछ इस प्रकार का रो 1 के अंदर चेंज करना है कि उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो वो आप वो भी चीज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए नोटेशन क्या रहेगा। जैसे मान लो आप R1 को चेंज करना चाहते हो, कौन चेंज होने वाला है, R1। सो R1 चेंजेस टू, R1 चेंज, जो भी चेंज होने वाला है उसको पहले लिखना है, और किस प्रकार से चेंज होने वाला है वो हम एरो हेड डाल के बताएंगे। सो R1 चेंज होने वाला है कैसे, तो R1 को मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ 2 से। सो R1 इज गोइंग टू बी चेंज्ड इन दिस वे, दैट इज 2 टाइम्स R1। तो जो अब ये जो ऊपर वाला मैट्रिक्स है इसके ऊपर ये मैं करने जा रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन, इस मैट्रिक्स के ऊपर मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, तो इसका इक्विवेलेंट मुझे नीचे मिलेगा। तो R1 के अंदर मैं चेंज क्या कर रहा हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, और बाकी क्या एज इट इज रहेंगे। तो ये जो रो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है समझ लीजिए कैसे हुआ है। तो आप R2 के अंदर भी सेम तरीके का कर सकते हो, R3 के अंदर भी कर सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको R1 को कुछ इस प्रकार इस कदर चेंज करना है R1 को कि आपको इन दोनों का एडिशन करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपको चेंज करना है R1 के अंदर, तो R1 चेंजेस कैसा चेंज हो रहा है R1, तो R1 खुद के अंदर R2 को ऐड करवा के ले रहा है। तो ये जो ऊपर वाला मैट्रिक्स है उसके ऊपर आप ये रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हो, तो वो कैसे बनेगा, देखिए चेंज किसके अंदर होने वाला है, R1 के अंदर, और कैसा चेंज हो रहा है, तो R1 और R2 ऐड हो रहे हैं। तो ये लिखा कहाँ जाएगा, तो ये R1 में लिखा जाएगा क्योंकि चेंज आपको R1 करना है, ठीक है। तो कैसा चेंज हो रहा है R1 के अंदर, उसके अंदर R2 के एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं, रो 2 के एलिमेंट, दैट इज 14 + 4 18, 16 + 5 21, एंड 18 + 6 24, फिर आएगा 4 5 6 एंड 1 2 3। समझे बात को, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार से आपने किसी एक रो को चेंज करने के लिए उसके अंदर दूसरा रो ऐड किया, आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको R3 में चेंज लाना है, किस तरीके से, आपको R3 - R2 लिखना है। तो ये आप इस मैट्रिक्स के ऊपर अगर आप ये वाला रो आप किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर कर सकते हो, कोई मतलब नहीं, आप इसके ऊपर भी ये रो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, इन जनरल बात चल रही है। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर ये कर रहा हूं, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या मिलेगा, देखो चेंज कौन होने वाला है, सिर्फ R3 चेंज होने वाला है, तो पहले दो रोज एज इट इज आएंगे, दैट इज 18 21 24 और 4 5 6। ये दोनों में चेंज होने का कोई संभावना ही नहीं, क्योंकि हम उनको चेंज ही नहीं कर रहे। चेंज कौन हो रहा है, R3 हो रहा है। अब R3 के अंदर कैसा चेंज हो रहा है, तो R3 में से R2 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो R3 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो 1 में से -4 चला गया तो -3, 2 में से -5 गया तो -3, फिर 3 में से 6 चला गया तो -3। मतलब R3 में चेंज किया, कैसे किया, R3 - R2 वाला चेंज किया। तो सबसे ये नोटेशन सबसे पहले समझ लो
कि जिस भी रो या कॉलम के अंदर चेंज हो रहा है वो लेफ्ट में आएगा, और जिस तरीके का चेंज हो रहा है वो राइट में आने वाला है। तो आप अभी ये सभी का कॉम्बिनेशन करके भी एक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपको R2 के अंदर चेंज करना है, और किस प्रकार से करना है, तो 2 टाइम्स R1 प्लस 2 टाइम्स, ऐसे भी लिख सकते हो, 2 टाइम्स R2 माइनस R1 करना है आपको। तो आप अभी R2 के अंदर चेंज होने वाला है, तो नया जो मैट्रिक्स मिलेगा उसमें फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगा, और थर्ड रो भी एज इट इज रहेगा। जो बदलने वाला है वो क्या है, जो बदलेगा वो सिर्फ R2 है। और किस प्रकार से बदलेगा R2, पहले तो आपको R2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो आएगा उसमें से R1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बनेगा, 8 में से 18 चले गए तो -10 बचा। फिर आप R2 को 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिलेगा, 10 में से 21 चले गए तो -11 बचा। फिर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 12 में से -24 चले गए, -12 बच गया। समझ में आई बात। तो इस प्रकार से आपको जो मर्जी चाहिए, जिस प्रकार से चाहिए, आप रो के अंदर चेंज ला सकते हो, बस आपको नोटेशन का ख्याल रखना है, ठीक है। और जिस प्रकार के चेंजेस मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आप लोगों को जो भी चीजें बताई है, सेम तरीके से आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। आप दो कॉलम को एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर R1 और R3 को एक्सचेंज किया, वैसे आप C1 और C3, C1 और C2, C2 और C3 इनको एक्सचेंज कर सकते हो। उसके लिए नोटेशन क्या रहेगा, मान लो C1 और C3 को एक्सचेंज करना है, तो C1 चेंजेस विथ C3, तो C1 पहले कॉलम की जगह थर्ड आएगा, थर्ड की जगह पहला चला जाएगा। सेम टाइप का आप कर सकते हो। C1 के अंदर आपको चेंज लाना है, कैसा, 2 टाइम्स C1, तो आप C1 की जगह क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स C1, ठीक है। तो ये पहला कॉलम है, उसकी जगह क्या आएगा, आपको 2 से उसको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर आएगा 14। नेक्स्ट यहाँ पर आपको C1 चेंज करना है, किस कदर, C1 के अंदर C2 को ऐड करना है। तो जैसे रो के अंदर कर रहे थे, बस सेम कॉलम के अंदर करना है। चेंज कौन होने वाला है, C1, और कैसे चेंज हो रहा है, तो उसके अंदर C2 ऐड हो रहा है। तो C1 की जगह क्या आएगा, 1 + 2 3, यहाँ पर आएगा 9, और यहाँ पर आएगा 15। तो जैसे रो के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, सेम तरीके का नोटेशन और सेम तरीके की चीजें कॉलम में भी आप लोगों को करनी है, ठीक है। तो ये है बेटा रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट चीज, तो मैंने ये चीज आपको बताई है कि रो और कॉलम का आपस में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। अगर रो का कर रहे हो तो रो के साथ ही करोगे, और कॉलम का कॉलम के साथ ही करोगे, जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन चेंजेस करने हैं जो भी, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आती है मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, कि क्या ये रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मल्टीप्लीकेशन पर भी होल्ड होते हैं क्या। मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो मैट्रिसेस है A एंड B, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आता है मैट्रिक्स, जो भी आ रहा है उसको हम लोग P से नाम दे रहे हैं। तो अब अगर मान लीजिए कि ये जो आपका फर्स्ट नंबर का मैट्रिक्स है, इसके ऊपर मैं कोई रो का ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूं, ठीक है, तो आपको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा दैट विल बी AR, उसको मैं AR से डिनोट कर रहा हूं। ये क्या बता रहा है आपको, कि आपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के ऊपर कोई ट्रांसफॉर्मेशन किया है, एक रो का ट्रांसफॉर्मेशन किया है, जिस भी तरीके का किया हो, और बी को आपने एज इट इज रखा है। तो पहले आपने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया था, तब आपको ये मैट्रिक्स मिला था। अब आप ए के अंदर रो में चेंजेस कर रहे हो, तो जब आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको जो भी मैट्रिक्स मिलेगा वो किस प्रकार से मिलेगा, तो देखिए ऊपर जो मैट्रिक्स था वही रहेगा, और आपने जो भी इसके अंदर चेंज किया है रो में, सेम चेंज इसके अंदर करके आपको मैट्रिक्स मिलने वाला है। अब इससे हमें क्या तात्पर्य समझ में आता है, कि जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपके पास कुछ हो, और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड के मैट्रिक्स के अंदर कुछ रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, तो सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर अगर आप करते हो, जो भी रो ट्रांसफॉर्मेशन आपने ए के अंदर किया, तो सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स में करते हो, इसको एज इट इज रखना है। तो ये इक्वालिटी साइन होल्ड होता है नीचे भी। मतलब ऐसे नहीं कि आप अगर इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, सेम इसमें भी कर रहे हो, लेकिन अब वो इक्वेट नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं होता। मैं आपको पर्टिकुलर एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 आपके पास एक मैट्रिक्स है, और दूसरा है 1 1 1 1, ठीक है। चलिए 2 ले लेते हैं, यहाँ पर 2 लेते हैं। अब ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। अब ये दो मैट्रिक्स आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, तो क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन, 1 × 1 1, 2 2 4, सो 5, 1 × 2 2, 2 × 2 2, सो ये 4,
3 + 6 दैट इज 9 एंड 6 + 4 दैट इज 10। ठीक है, सो इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ये आया है। अब ये बात क्लियर है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये जो लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स है इसके अंदर मैं चेंज कर रहा हूँ रो ट्रांसफॉर्मेशन। कैसा रो ट्रांसफॉर्मेशन? सिंपल रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, R1 और R2 की पोजीशन चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो आफ्टर चेंजिंग दिस ए के अंदर मैं चेंज कर रहा हूँ R1 R2, तो नया मैट्रिक्स बनेगा, ये ऊपर चला जाएगा और फर्स्ट रो नीचे आएगा। अब ऑब्वियसली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके अलग आने वाला है, लेकिन जो भी अलग आने वाला है वो कैसा आने वाला है? तो उनका ये कहना है कि जो भी आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन इसमें किया है सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन इसमें लिखिए, दैट इज इसका भी सेकंड रो ऊपर लिखिए और फर्स्ट रो नीचे रखिए, तो आपको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यही मिलेगा। करके देख सकते हो। 3 × 1 3, 4 2 8 दैट इज 3 + 8। ये क्या हो गया? एक मिनट, कुछ अपना इधर गलत हो गया होगा। फिर इनका मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर रहे हैं, A11 निकालना है, 1 1 2 2 4, तो ये 5 आ रहा है, 2 2 4 ओके, 3 ओके, यहाँ पर मैंने गलत लिखा है, 3 1 3 4 2 8 दैट इज ये 11 आता है। ठीक है, हाँ, तो अब आप करके देखिए, इनका मल्टीप्लिकेशन भी यही आता है, 3 1 3 4 2 8 दैट इज 11, 3 2 6 10 5 4। तो क्या समझ में आया आपको कि जब भी आपको दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है कुछ भी, तो आप लेफ्ट हैंड साइड के मैट्रिक्स में जो रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो वही रो ट्रांसफॉर्मेशन आप राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स में करते जाएंगे, तो ये मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की इक्वालिटी होल्ड होती जाएगी। तो इसमें मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? अब सेम तरीके का कॉलम में क्या होता है, कॉलम का सीन क्या है समझिए आप, कि जब आपको दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है कुछ, अब अगर आपको मान लो कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो आपको राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स में करना पड़ेगा, तभी जाके ये मल्टीप्लिकेशन की इक्वालिटी, ये इक्वेशन होल्ड होगा। जैसे मान लो कि अब ये पहले कोई ना कोई दो मैट्रिक्स दिए हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन ये आ रहा है, लेकिन आप राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स के अंदर कोई कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, तो नया मैट्रिक्स मिल रहा है, उसको मैं BC से डिनोट कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि ये समझने के लिए हमने ओरिजिनल के अंदर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन किया। ठीक है, तो क्या कर रहा हूं मैं, ओरिजिनल मल्टीप्लिकेशन था मेरे पास A × B = P था, अब मैंने राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स के अंदर क्या किया, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन किया। अब उनका ये कहना है कि अगर ये इक्वालिटी मेंटेन होनी है, क्योंकि सेकंड मैट्रिक्स तो चेंज हो गया, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट चेंज होगा, तो किस प्रकार से चेंज होगा, तो जो भी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आपने सेकंड मैट्रिक्स में किया है, सेम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अगर पहले के आंसर में कर देते हो तो ये इक्वालिटी होल्ड होगी। तो इस बात से, इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? इससे ये समझ में आता है कि जब भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट दिया हुआ रहे और आपको अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है बाय मेंटेनिंग इक्वालिटी ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन की इक्वालिटी को बगैर डिस्टर्ब हुए अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए लेफ्ट हैंड साइड के मैट्रिक्स पर और सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए इसके ऊपर। और अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो तो इसको कांस्टेंट रख के इसके ऊपर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए और सेम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स के ऊपर कीजिए, तभी जाके मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जब हम लोग इनवर्स निकालने वाले तो इस प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हम लोग, इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना है। जब हम रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे, तब ये दोनों प्रॉपर्टीज काम में आने वाली है। ठीक है, क्योंकि इनवर्स निकालते समय आपको इक्वेशंस का यूज करना होता है। ठीक है ना, तो जो भी दिया गया मैट्रिक्स होता है उसको आप जो भी मानते हो, जैसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, और आपको, चलिए मैं वो उसी समय बता दूंगा आपको, अभी कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करना। ये सिर्फ इतनी प्रॉपर्टी ध्यान में रखो कि जब आपके पास दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दिया है, तो वो मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्ट आने वाला है वो अगर मेंटेन रखना चाहते हो आप बाय डूइंग रो और कॉलम, मतलब रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करने के बावजूद अगर इक्वलिटी मेंटेन करनी है, तो जो भी मल्टीप्लिकेशन है रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है तो लेफ्ट वाले मैट्रिक्स पर कीजिए, राइट का कांस्टेंट रखिए और सेम उसके प्रोडक्ट के ऊपर भी कीजिए, तब जाके वो इक्वलिटी मेंटेन रहेगी। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो, लेफ्ट वाले को कांस्टेंट रखिए, राइट के ऊपर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए और प्रोडक्ट के ऊपर सेम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तभी जाके इक्वलिटी होल्ड होगी। ठीक है, तो
ये सारी थी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और ये जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी थी। ठीक है, अब मैं सीधा इन सारी चीज़ों को डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज के द्वारा। तो एक्सरसाइज 2.1 दैट इज फर्स्ट एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।